अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, दुरूद शरीफ पढ़ लें। एक सवाल दिया था, हाँ जी, एक सवाल दिया था, अगर टाइम निकाल के कर लिया हो। प्रैक्टिस क्वेश्चन में था और बुक में देखेंगे तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस। अच्छा, जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, बुक के ना एक दफ़ा इंडेक्स को देख के समझ लें उसके स्ट्रक्चर। जिनके पास बुक है, शुरू में इंडेक्स में आए, टेबल ऑफ कंटेंट्स में कोई 2-4 पेज पलट गई, इस पर इस नंबरिंग को समझ लें। मैंने नंबरिंग इसलिए किया, इसमें ना फिर बाद में पेजेस ऐड करना आसान होगा। तो मैंने हर चैप्टर के 3 टुकड़े किए हैं। एक उसकी अंग्रेजी है जो पढ़ाना है, उसमें उसकी नंबरिंग देख लें, आगे एक सीरीज़ के हिसाब से चलेगी है। फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन है जिसको मतलब चैप्टर का नंबर, पॉइंट, उस सेक्शन का नंबर और आगे पेज नंबर, और फिर आई कैप के पास चैप्टर है। ये मैंने हर चैप्टर को इस तरह से 3-3 टुकड़ों में तोड़ा हुआ है। तो IS 36 शुरू किया मैंने, चैप्टर 1 कहा हुआ है इसको, और जो उसमें अंग्रेजी है सारी वो 1.1 समथिंग पेजेस चल रहे होंगे, और जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है 1.2 समथिंग पेजेस चल रहे होंगे। तो इस लिहाज से फिर आप उस पर पहुँच जाएँ। पहला क्वेश्चन मैंने दिया था, और अगर किसी को नहीं भी मौका मिला तो पहले शर्म करें, फिर सवाल की शक्ल दोबारा देख लें। 2019 के एंड पे खड़े हैं, नहीं 18 के एंड पे। जिन्होंने नहीं किया वो अब देख लें। सवाल मैं करता हूँ डिस्कस। प्रैक्टिस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1, अगर जल्दी से पढ़ लें सवाल तो मैं एक क्विक रिव्यू दे दूं उसका। हाँ जी, अच्छा, इसमें 30 जून 18 पे खड़े हैं और प्लांट की कैरिंग अमाउंट है 610। रिमेनिंग लाइफ इसकी रह गई है 30 जून 19, 30 जून 20 और 30 जून 21। 3 साल इसकी रिमेनिंग लाइफ रह गई है। लेकिन आपको जो कैश फ्लोज दिए हुए हैं वो सिर्फ 30 जून 19 यानी पहले साल के दिए हुए हैं, और उसके बाद टेबल के नीचे लिख दिया कि कैश फ्लोज 15% कम होते जाएंगे। किससे कम होते जाएंगे? पिछले साल से। तो अगर हम 19 के कैश फ्लोज कैलकुलेट कर लें
तो उसी से फिर आगे 20, 21 के भी कैलकुलेट कर सकते हैं। 19 के कैश फ्लोज में क्या क्या लेना है, क्या क्या नहीं लेना है। पहला 250, इस प्लांट से जो चीज़ें बनेंगी और बिकेंगी उनकी सेल है 250, ये करनी है कंसिडर कि नहीं करनी, करनी है कंसिडर। फिर इस प्लांट को ऑपरेट करने का खर्चा होगा, करना है कंसिडर। डेप्रिसिएशन क्यों नहीं, कैश आउटफ्लो नहीं है, छोड़ देंगे। एक्सपेंसेस टू बी पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ 30 जून 18 एक्रूवल्स, यानी 2018 में कुछ सर्विसेज, कुछ कंज्यूमेबल इस्तेमाल हो गए थे, उनके पैसे तब नहीं दिए थे, वो 19 में देने हैं, तो नहीं करेंगे कंसिडर, तो इस 8 को कंसिडर नहीं करेंगे। 60, प्लांट को बढ़ाएंगे, अपग्रेड करेंगे हम 2019 में, तो ये फ्यूचर की इंप्रूवमेंट नहीं होगी, और इसके जो एक्स्ट्रा कैश इनफ्लो आएंगे वो भी कंसिडर नहीं होंगे, तो ना 60 कंसिडर होगा ना 40 कंसिडर होगा। इंटरेस्ट ऑन लोन, क्योंकि फाइनेंसिंग कैश फ्लो मना किया मैं, इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं होगा। मेंटेनेंस कॉस्ट, प्लांट मेंटेन होगा, बिल्कुल आएगा। टैक्स पेमेंट्स ऑन प्रॉफिट यानी इनकम टैक्स, ये नहीं होगा कंसिडर। तो इन कैश फ्लो से निकलेंगे 2019 के कैश फ्लोज, उसी को 15% कम करके, उसी को 15% कम करके, तो फिर 20 और 21 आ जाएंगे। ये कैश फ्लोज हैं, और डिस्काउंट रेट दिया हुआ है सवाल में 9%। इससे निकलेगी वैल्यू इन यूज़। तो अगर किसी ने किया है और इसमें कुछ पूछना है तो बताएं जी। जैसे वो लॉन्ग टर्म के लेकिन होता था इन्फ्लेशन वाली बात, इसमें भी ऐसा होगा? ये जो 570 100, हाँ जी, अगर इसमें कहीं इन्फ्लेशन वाली बात कही होती तो इसको भी इन्फ्लेट करते। जी, जिन्होंने भी ये सवाल किया है, वैल्यू इन यूज में कोई सवाल परेशानी पूछनी है तो पूछाएं। अच्छा, ये ज़बानी सवाल नहीं हुआ करेंगे, ये तो वैसे ही कैफ की ऐसी ताजगी के लिए था, तो इसलिए ज़बानी देखने को कहा था, वरना तो मैं सवाल बोर्ड पे किया करूँगा जो न्यूमेरिकल लिखने वाले सवाल होंगे। एक छोटा सा रिकैप दे देता हूँ। बात हमने ये शुरू की थी कि जिन एसेट्स पे इम्पेयरमेंट टेस्टिंग, जिन पे इम्पेयरमेंट वाला आईएस लगता है, मेनली उसके अंदर पीपीई, इंटेंजिबल एसेट्स और वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जो कॉस्ट मॉडल पे है, उस पे ही आईएस लग रहा है। इनमें से 3 गुडविल, वो इंटेंजिबल एसेट्स जो अभी अवेलेबल फॉर यूज नहीं है, और वो जिनकी लाइफ इंडेफिनिट है। इंडेफिनिट लाइफ का मतलब है कि बस चलते हैं तो चलते ही चले जाएंगे। इनके लिए इम्पेयरमेंट टेस्टिंग हर साल लाजमी है, और बाकियों के लिए जब ज़रूरत हो। इसमें ऑनलाइन में एक बच्चे ने सवाल पूछा था, आप लोगों से भी शेयर कर लेता हूँ, कि अगर साल के दौरान कहीं इंडिकेशन आ गई तो इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करेंगे? हाँ करेंगे। यानी अगर डॉक्टर ने कहा यार हर महीने के एंड पे तेरा चेकअप करा लिया करना, तो इसका मतलब ये नहीं कि हर महीने के एंड पे टेस्ट कराना है। अगर उससे पहले मुंह में खून आने लग गया है तो टेस्ट कराएं फौरन, महीने एंड का नहीं इंतजार करना। तो इसलिए साल के एंड पे तो देखना है, इंडिकेशन हो तो इम्पेयरमेंट टेस्टिंग कर लेनी है, लेकिन अगर साल के दौरान ही लुट गए, बर्बाद हो गए, तो फिर करनी है इम्पेयरमेंट टेस्टिंग। यानी साल के दौरान भी इम्पेयरमेंट टेस्टिंग हो सकती है। अच्छा, इम्पेयरमेंट टेस्टिंग से क्या मुराद है? कैरिंग अमाउंट को रिकवरेबल अमाउंट से कंपेयर करना। रिकवरेबल अमाउंट क्या है? हायर ऑफ 2 चीजें, वैल्यू इन यूज और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल ये है कि अभी बेचेंगे तो कितने का बिकेगा, माइनस कॉस्ट टू सेल। कॉस्ट टू सेल में क्या क्या शामिल है? इंक्रीमेंटल सेलिंग खर्चे। अच्छा, एक बात मैंने उस दिन की थी, वो किसी ने सवाल ही नहीं पूछा, मैं इंतजार करते रहेगा, किसी ने पूछा ही नहीं। मैंने कहा था कॉस्ट टू सेल में अगर डिसमेंटलिंग की ऑलरेडी प्रोविजन बनी हुई है तो उसको कॉस्ट टू सेल में शामिल क्यों नहीं करना? तो क्या डबल काउंट हो जाएगी। कंपेरेबल नहीं रहेगी। हाँ जी, इंक्रीमेंटल तो है, प्लांट बेचेंगे तो उखाड़ेंगे। अच्छा, हाँ ये भी ठीक है। ऐसी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, एक प्लांट खरीदा 100 का और इंस्टॉल कर लिया, तो गवर्नमेंट से वादा किया हुआ है कि 20 साल बाद जगह खाली करके जाएंगे, तो डिसमेंटलिंग की प्रोविजन बनेगी। प्लांट डेबिट, प्रोविजन क्रेडिट, लेट्स से कि वो 10 मिलियन है, तो उसको डिसमेंटलिंग की वैल्यू को इसमें ऐड कर दिया, प्लांट टोटल हो गया 110 का। अगर प्लांट अभी के अभी फौरन बेचने के लिए कोशिश करें
फर्स्ट करें अभी प्लान, अच्छा मैं कर क्या रहा हूँ, मैं बोल क्या रहा हूँ, मैं बताने लगा हूँ कि मैंने आपको फेयर वैल्यू कॉस्ट टू सेल पढ़ाते हुए कॉस्ट टू सेल में कौन से खर्चे शामिल करने को कहा था? इंक्रीमेंटल, जो खर्चा करेंगे तो एसेट बिकेगा, यानी जो बेचने का खर्चा है उसमें एसेट को उखाड़ना भी शामिल था। लेकिन अगर एसेट को उखाड़ने की ऑलरेडी प्रोविजन फॉर डिस्मेंटलिंग बनी हुई है तो फिर क्या कहा था? फिर उसको कॉस्ट टू सेल नहीं मानना। उसकी वजह बता रहा हूं ऐसी नॉलेज के लिए। ये बात ना वैसे शायद आज नहीं तो कल आ जाएगी बात दोबारा, कैश जनरेटिंग यूनिट के कॉन्टेक्स्ट में आएगी। मैंने मिसाल ली कि एक प्लांट अभी अभी 100 का खरीदा और चूंकि वादा है तो उस पर डिस्मेंटलिंग की ऑब्लिगेशन बनी और प्लांट की कॉस्ट में ऐड हुई और प्लांट हमारी बुक्स में 110 का हो गया। फर्ज करते हैं कि प्लांट अभी भी मार्केट में 100 का है, यानी वर्थ उसकी फेयर वैल्यू फर्ज करें 100 है। अभी इसकी फेयर वैल्यू मार्केट में हमें 100 का रेट लग गया है। अगर हम इसको 100 का खरीद के लाए थे और मार्केट में 100 का ही रेट लगा हुआ है तो अभी अपेरेंटली कोई हमें लॉस इस प्लांट पे 10 का क्यों? नहीं, अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पूछ रहा, जस्ट सेठ साहब नंबरों की बात कर रहा हूं। 100 रुपए का प्लांट खरीदा था, अभी हमने उसको बुक्स में रिकॉर्ड कर लिया, अभी भी मार्केट में उसका रेट 100 रुपए लग रहा है, प्लांट ले जाए मार्केट में 100 का बिक जाएगा, कोई लॉस इस पे है या नहीं? डिसमेंटलिंग करनी पड़ेगी, डिसमेंटलिंग करेंगे तो मार्केट में बेचेंगे, यानी कितना लॉस हमें होने जा रहा है? 10 का। लेकिन अगर हमने ये किया कि फेयर वैल्यू 100, कॉस्ट टू सेल में 10 काउंट कर लिया, ये कौन सा 10 है? डिसमेंटलिंग वाला, तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल हो जाएगी 90। कैरिंग अमाउंट लॉस 20 का शो हो जाएगा, हो गया ऊपर से डुप्लीकेट हो जाएगा ना। तो एसेट की वैल्यू हमने चूंकि बढ़ा ली हुई है तो अगर मैं ये 10 यहां ना भी लेस करूं तो इनके डिफरेंस से वो 10 का लॉस नजर आ जाएगा। तो इसलिए हमने अगर इसको ऑलरेडी प्रोविजन बना लिया होता है तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल में नहीं करते उसको शामिल। लेकिन अगर ऑलरेडी प्रोविजन नहीं बनाई होती फिर करते। ये उस दिन बात हुई थी लेकिन किसी ने सवाल नहीं पूछा, मैंने कहा चलिए आपको बता देता हूँ। अच्छा, उसके बाद वैल्यू यूज की बात हुई थी। वैल्यू यूज क्या होती है, कॉन्सेप्ट दोबारा सुने। जिस पॉइंट पे खड़े हैं अब से ऑनवर्ड अगर एसेट यूज हुआ तो क्या क्या कैश फ्लो जनरेट होगा नेट, इसकी पीवी वैल्यू यूज होती है अगर यूज हुआ तो। और इसके लिए डिस्काउंटिंग की जाती है, उसका आंसर जो प्रेजेंट वैल्यू निकलती है वो वैल्यू यूज है। इसमें कुछ बातों का ख्याल ये रखा था कि अगर पहले चीजें बन चुकी थी वो बिकेंगी, उनसे पैसा आएगा तो वो वैल्यू यूज में कंसिडर नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि वो एसेट के पुराने यूज से रिलेटेड है। वैल्यू यूज है कि अब से ऑनवर्ड अगर एसेट यूज हुआ तो जो कैश जनरेट होगा नेट, उसकी पीवी वैल्यू यूज होती है। इसके लिए फिर मुख्तलिफ पॉइंट्स पढ़े थे, वो तो सारे दोहराने का टाइम नहीं है। ये पिछली क्लास की एक एंड समरी है। इसमें जो 1-2 पॉइंट्स रह गए थे मुझे लगता है वो मैं आपको बताता हूँ। वैल्यू यूज में तो खैर एक मैंने इंटेंशनली छोड़ा था, पेज 4 पे, पेज 4 अच्छा, आप में से जिन लोगों ने ये 4-5 जिन्होंने आज ज्वाइन किया है, इतना बता देता हूँ दोबारा कि मेरी ना पढ़ाने की स्ट्रेटजी ये है कि मैंने ऑलरेडी काफ़ी एफर्ट करके स्टैंडर्ड्स को नोट्स की शक्ल में लिख दिया हुआ है। तो अब मैं चीज़ें ऐसा लिखवाऊंगा नहीं, मैं समझाऊंगा और आपको फलानी पेज पे फलाना पॉइंट पढ़ लें, वो फिर आपको पढ़ा दूंगा, आप पढ़ लेंगे। तो मैंने जो कुछ लिखवाना था वो मैंने ऑलरेडी नोट्स जान मार के बना दिए हैं। अब मैंने आपको चीज़ें समझानी है और रेलिवेंट जगह से कहना है पढ़ लें, क्योंकि आपने IAS अगर साथ लेके जाने हैं तो वो तभी फ़ायदा है ले जाने का अगर पहले पढ़े हों, और अगर नहीं पढ़ने तो ये जितना कुछ लिखा हुआ है इस पर याद रखना है आपको ये सारा कुछ। तो इसलिए पॉइंट में जो जो समझाया करूंगा फिर वो कहूँगा पढ़ लें तो पढ़ लिया करें। मैंने पेज 4 पे पॉइंट नंबर 5 का पॉइंट A ये छोड़ा हुआ है अभी, पेज 1.1.4 पॉइंट 5 का A, ये भी नहीं पढ़ाया, जाग रहे हैं, मैंने ये नहीं पढ़ाया अभी। उसके अलावा मैंने कैश फ्लोज वाली चीज़ें मुझे लगता है मैंने पूरी कर दी थी। कैश फ्लो मैंने फॉरेन करेंसी भी बता दिया, 7 भी हो गया था, एक सवाल में ले आऊँगा 7 को, बहरहाल ठीक है। वैल्यू यूज मैंने ये बता दिया वै सारा। पेज 1.1.4 पे हूँ, डिस्काउंट रेट पे आते हैं। ये जो डिस्काउंट रेट है ना, ये वैसे तो BFD लेवल की चीज़ है कि डिस्काउंट रेट में रिस्क कवर होता है नहीं होता है। रिपोर्टिंग के लिए बस इतना समझ लें कि अगर डिस्काउंट रेट एक बड़ा नंबर होगा, यानी 10% की बजाय 12% होगा, तो प्रेजेंट वैल्यू
उन्हीं कैश फ्लोज की जिनको 10% पे डिस्काउंट कर रहे थे, या अगर 12 पे करें तो प्रेजेंट वैल्यू बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी? सेम कैश फ्लोज डिस्काउंट रेट बढ़ा देने से प्रेजेंट वैल्यू कम हो जाएगी ना। रिपोर्टिंग के लिए इतना काफी है। चूंकि कैश फ्लोज हमने जो लिए हुए हैं वो इनकम टैक्स माइनस करने के बाद है या इनकम टैक्स इग्नोर किया हुआ है, तो इसलिए जो डिस्काउंट रेट इस्तेमाल होगा वो भी इनकम टैक्स के बगैर वाला ही होगा। अब ये इनकम टैक्स वाला रेट क्या होता है, प्री टैक्स, पोस्ट टैक्स, ये बीएफडी में पढ़ेंगे आप। अगर रिसेंटली को पढ़ के आया, एमएफए नाम का एक पेपर है उसमें उसने पढ़ लिया होगा, लेकिन जो पुरानी कॉम बैठी हुई है, प्री टैक्स पोस्ट टैक्स होता है कुछ, बीएफडी वाली चीज़ है। रिपोर्टिंग के लिए इसमें कोई खास चीज़ नहीं है, तो इसलिए इसका जवाब बीएफडी में मिलेगा। अभी इतना काफ़ी है रिपोर्टिंग में कि आपने जो डिस्काउंट रेट यूज़ करना है, अगर प्री टैक्स रेट भी दिया हो और पोस्ट टैक्स रेट भी दिया हो तो आप लोग यूज करेंगे प्री टैक्स रेट, क्योंकि कैश फ्लोज भी इनकम टैक्स से पहले वाले हैं, तो प्री टैक्स रेट यूज करेंगे। और अगर एसेट के कैश फ्लोज, एक ट्रांसपोर्ट कंपनी उसकी एक रूट पे बसेस चलती हैं, बड़ा मशहूर रश वाला रूट है, लाहौर इस्लामाबाद बहुत रश है। इस बस से आने वाले कैश फ्लोज, या एक ऐसा रूट है जहां पर कभी सवारियां ज्यादा होती हैं कभी नहीं होती हैं, दोनों रूट्स के किराए की प्रोजेक्शन की सर्टेनिटी सेम होगी या डिफरेंट होगी? यानी एक रश वाला रूट है, उसमें हम अपने कितना किराया कमा लेंगे इसका अंदाजा रिलायबल लगा सकते हैं, या वो रूट जिसमें कभी सवारियां होती हैं कभी नहीं होती हैं? तो इसका मतलब है कि कैश फ्लोज अगर ज्यादा सर्टेनिटी के साथ एस्टिमेट किए जा सकते हैं, तो जितने कैश फ्लोज हम एस्टिमेट कर रहे हैं असल में भी तकरीबन उतने ही होंगे। इसका मतलब है हमारे एस्टीमेट्स में रिस्क कम है। रिस्क मतलब जो सोचा वैसा ना हो, लेकिन अगर हम अंदाजे लगा रहे हैं उस रूट के बारे में किराया कमाने के लिए जिसमें पता नहीं हो सकता है सवारियां हो सकता है ना हो, तो हमारा अंदाजा सही निकलेगा, इसमें रिस्क ज्यादा है। तो कैश फ्लोज में जितना ज्यादा रिस्क होगा डिस्काउंट रेट उतना ही तगड़ा होना चाहिए, डिस्काउंट रेट उतना ही ज्यादा होना चाहिए। ये मैंने आपको जो बातें बताई हैं, ये पेज 1.1.4 के एंड पे जो 2 पॉइंट्स हैं वो दोनों बता दिए। दूसरी बात रिपीट करता हूं, क्रिकेट की मिसाल से बताता हूं। बाबर आजम क्रिकेट मैच में जब जाएगा ग्राउंड पे, ये अंदाजा लगाना कि वो 70-80 स्कोर करेगा, 100 कर लेगा, ये अंदाजा लगा लिया, ये अंदाजा ज़्यादा रिलायबल है या शाहिद अफरीदी क्रीज पे जाएगा और 70-80 करेगा, ये अंदाजा ज़्यादा रिलायबल है ना? तो शाहिद अफरीदी वाला इतना रिलायबल नहीं है ना, हो सकता है 0 पे आउट हो गया आ जाए। तो इस अंदाजे में, बाबर आजम वाले अंदाजे में रिस्क कम है, जो सोचा है वैसा ही होगा, ये रिस्क कम है। लेकिन अगर जो अंदाजा लगाया जा रहा है होना है वैसा क्या नहीं होना, पता नहीं, चांसेस बड़े कम है, इसको कहते हैं रिस्क ज्यादा है। तो जो एसेट के कैश फ्लोज फ्यूचर हम सोच रहे हैं, रिस्की का मतलब होगा पता नहीं ऐसा होना भी नहीं होना, अंदाजा तो लगा रहे हैं लेकिन पता नहीं इतनी सेल होनी है कि नहीं होनी, तो ये कैश फ्लोज में ज्यादा रिस्क है। तो फिर डिस्काउंट रेट भी ज्यादा वाला होना चाहिए, यानी 15 नहीं 20% रख लें। तो डिस्काउंट रेट ऐसा होना चाहिए जिसमें एसेट के रिस्क कवर्ड हो, आपको गिवन होगा। हाँ, अगर रिस्क ज्यादा है, अनसर्टेनिटी ज्यादा है, तो डिस्काउंट रेट ज्यादा होता है। ये बीएफडी में सीखेंगे इस तरह की चीजें। ये मैंने आपको पॉइंट आखिर में जो दोनों हैं उनकी एक समरी बताई है। इसमें जितना टूटा फूटा भी समझ आ जाए बहुत है, क्योंकि ये मेनली ना ये फाइनेंस की चीज़ें हैं कि इन्वेस्टर का रिक्वायर्ड रिटर्न क्या होता है, ये मेनली बीएफडी की चीज़ है, इसलिए उसको गुजार के आगे आ जाए तो बेहतर है। चलो नॉलेज के लिए बता देता हूँ। अगर हमारा अंदाज़ा है कि तीसरे साल का कैश फ्लो, ये स्टूडेंट ने पूछा है पेज 4 के पॉइंट नंबर 1 का बी, तीसरे साल का अंदाजा है कि कैश फ्लोज 750 मिलियन होंगे। नहीं, पता नहीं इतने होंगे कि नहीं होंगे, चलो 600 कर लेते हैं। नहीं यार, ये भी बहुत ज़्यादा है, चलो 400। ये जो अंदाज़ा हमारा गलत हो सकता था, इसकी जगह ये कर देना, क्या किया हमने, कैश फ्लोज को एडजस्ट कर लिया। अब डिस्काउंट रेट ना बढ़ा देना, अब ना डिस्काउंट रेट बढ़ा देना, कैश फ्लोज को जो एडजस्ट कर लिया। लेकिन अगर कैश फ्लोज इतने ही जाने दें तो फिर डिस्काउंट रेट बढ़ा लेना। ये मतलब है कि अगर आप कैश फ्लोज पहले ही बहुत मोहतात लगा चुके हैं, फिर डिस्काउंट रेट बिला वजह बढ़ाएं। द रिस्क स्पेसिफिक टू द एसेट फॉर विच द फ्यूचर कैश फ्लो एस्टिमेट हैव नॉट बीन एडजस्टेड, फिर डिस्काउंट रेट में इस चीज का मार्जिन रख लें।
लेकिन अगर कैश फ्लोज को ही ऑलरेडी एडजस्ट कर लिया फिर रहने दें डिस्काउंट रेट। लेकिन ये देखें जितने आईएएस हम पढ़ रहे हैं ना, मैंने आपको नॉलेज के लिए बतानी तो सारी बातें हैं, लेकिन कुछ चीज़ें होंगी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से को खास वजन नहीं रखती, तो उन पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। तो डिस्काउंट रेट कैसा हो, उसमें क्या क्या शामिल हो, ये कोई रिपोर्टिंग लेवल की इतनी टेंशन नहीं है, क्योंकि आपको जो उसमें अंग्रेजी पढ़ के चीज़ें नजर आएंगी ना, रिटर्न दैट इन्वेस्टर्स विल रिक्वायर, ये फाइनेंस की चीज़ें, तो इसलिए इसको गुजार के आगे चलते हैं। बस अगले पेज पे आ जाए, पेज 5। इंपेयरमेंट लॉस हो गया कैलकुलेट। अब अगला मसला है कि इस इंपेयरमेंट लॉस की अकाउंटिंग क्या करनी है। तो इंपेयरमेंट लॉस एक्सपेंस है, लॉस है, एक्सपेंस है, लेकिन इंपेयरमेंट लॉस की अकाउंटिंग क्या करनी है डिपेंड करता है कि एसेट की क्या अकाउंटिंग हो रही थी। ये भी मेनली बीएफडी की चीज थी कि डिस्काउंट रेट ना एक भी हो सकता है और हर साल का अलग अलग भी हो सकता है, लेकिन इस पे भी मैंने कुछ ज्यादा लिफ्ट नहीं कराई। ये चीजें जो है ना, ये रिपोर्टिंग के लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। पॉइंट 3 में ये लिखा हुआ है कि एक डिस्काउंट रेट भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकते हैं, कि एक ईयर के लिए 12%, अगले ईयर के लिए 14%, ये हो सकता है, लेकिन ये अगेन बीएफडी की चीजें। recognition and measurement, recognition of measurement loss, recognition and measurement of impairment loss। impairment loss कैलकुलेट कैसे हुआ है? कैरिंग अमाउंट 400 है, रिकवरेबल अमाउंट 380 है, 20 का इम्पेयरमेंट लॉस आ गया। कैरिंग अमाउंट 560 है, रिकवरेबल अमाउंट 570 है, तो इम्पेयरमेंट लॉस ही तब है जब कैरिंग अमाउंट ज्यादा है। इम्पेयरमेंट लॉस 20 कैलकुलेट हो गया। कब हो रहा है ये कैलकुलेट? जरूरी नहीं है, ईयर के दरमियान में भी हो सकता है, जब इम्पेयरमेंट टेस्ट कर रहे हैं। 20 का लॉस आ गया। अब अगला मसला कि 20 के लॉस की अकाउंटिंग क्या करनी है, डिपेंड करता है कि एसेट की अकाउंटिंग क्या हो रही थी। अगर एसेट कॉस्ट मॉडल पे था तो ये एक्सपेंस है, अगर एसेट कॉस्ट मॉडल पे था तो ये एक्सपेंस है। एक्सपेंस डेबिट और एसेट क्रेडिट। एसेट क्रेडिट करने से ज्यादा बेहतर यह है कि एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस को क्रेडिट किया जाए। लेकिन अगर एसेट रिवैल्यूएशन मॉडल पे था तो इसके लिए अकाउंटिंग थोड़ी सी डिफरेंट है। अब वो बाद में बताता हूं, एक सवाल लिखें। Cost of asset 800, cost of asset 800, initial estimate of useful life, initial estimate of useful life 8 साल, 8 years। At end of year 3, at end of year 3, value in use of asset, at end of year 3, 3 साल गुजरने के बाद value in use of asset was determined at 400। आपसे रिक्वायर्ड है ईयर 3 के एंड पे इम्पेयरमेंट लॉस और ईयर 4 की डेप्रिसिएशन। ईयर 3 के एंड पे इम्पेयरमेंट लॉस कितना होगा और ईयर 4 की डेप्रिसिएशन क्या होगी।
ना। कॉस्ट थी इसकी 800, 8 साल लाइफ थी, 3 साल गुजर गए, कैरिंग अमाउंट रहेगी 500, वैल्यू इन यूज तो 100 का हो गया इम्पेयरमेंट लॉस। जब एसेट को हमने इम्पेयर कर दिया तो इम्पेयरमेंट लॉस चार्ज करने से एसेट अब भी 500 पे आता रहेगा या कम होकर 400 पे चला जाएगा? तो जब कम होकर 400 पे चला जाएगा तो अगले साल डेप्रिसिएशन फिर पहले जैसी ही रहेगी या चेंज हो जाएगी? क्योंकि एसेट की जब वैल्यू ही बदल गई तो डेप्रिसिएशन भी चेंज हो जाएगी। अब एसेट को जब हमने कम करके 400 कर दिया तो अब इसकी जिंदगी बाकी कितनी रह गई थी? ईयर 4 की डेप्रिसिएशन 400 के पीछे जिंदगी रह गई है तो 80। जब एसेट की वैल्यू बदल दी, इंपेयरमेंट करने के बाद इसको राइट डाउन कर दिया तो अगले ईयर की डेप्रिसिएशन पे भी फर्क पड़ेगा। ये बात इसी पेज नंबर 5 के तकरीबन मिड में डब्बे के अंदर पहला बुलेट पॉइंट। इंपेयरमेंट लॉस की अकाउंटिंग पहले देख लें। लेफ्ट वाला कॉलम बताया है आपको, लेफ्ट वाला, राइट वाला नहीं बताया अभी। पेज नंबर 5 तकरीबन मिड में इंपेयरमेंट लॉस की अकाउंटिंग, लेफ्ट वाला कॉलम बता दिया। जागते रहना यार, पढ़ना भी है। लेफ्ट वाला कॉलम बता दिया मैंने, फिर उसके नीचे जो डब्बा है उसमें पहला बुलेट पॉइंट बता दिया मैंने कि इंपेयरमेंट लॉस चार्ज करने के बाद आइंदा जब डेप्रिसिएशन चार्ज होगी तो वो फिर इस रिमेनिंग लाइफ के ऊपर चार्ज होगी। है जी, ठीक है 80। अच्छा, अगर वैल्यू इन यूज -200 होती, -200 कह रहा हूं, -200, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? एसेट के कैश इनफ्लोज बहुत कम हो, आउटफ्लोज ही आउटफ्लोज हो, और अगर इतना बुरा है तो फिर मार क्यों नहीं देते इसको, बेच दें। बेचने पे भी इतनी कॉस्ट, इसी लाश को ठिकाने लगाना इतना महंगा हो रहा है कि रिकवरेबल अमाउंट नेगेटिव हो सकती है, हो सकती है। इंपेयरमेंट लॉस कितना हो जाएगा? 700 हो जाएगा। हाँ, ये 500 है, वो -200 है, तो लॉस 700 हो गया। अच्छा, अब अगर इंपेयरमेंट लॉस को हम कर दें 700 तो एसेट तो क्रेडिट 500 से कम नहीं हो सकता और 500 से ज्यादा नहीं हो सकता, तो वो भी P&L ही है, वो कौन सा कोई L&D है। हाँ जी, ये इंपेयरमेंट लॉस 700। देखिए, एसेट क्रेडिट कर लें चाहे एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस क्रेडिट कर लें, एसेट ही कम हो रहे हैं ना, तो ये तो एंट्री पूरी नहीं हो रही। कैश कौन सा क्रेडिट? अच्छा, ये जो इंपेयरमेंट टेस्टिंग कर रहे होते हैं, एसेट बेच दिया होता है उतार के, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल बेच आते हैं मार्केट में। नहीं, ये जस्ट एस्टिमेशन हो रही होती है कि अगर बेचेंगे तो क्या होगा, इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, तो नेगेटिव आ रही थी रिकवरेबल अमाउंट, हो सकता है। तो अभी तो एंट्री पूरी नहीं हो रही, लायबिलिटी रिकॉर्ड करना है। हाँ, अगर लास्ट ठिकाने लगाना हमारे जिम्मे बन चुका है तो फिर वो लायबिलिटी रिकॉर्ड होगी। लायबिलिटी फॉर लास्ट ठिकाने नहीं हो सकता ना, कोई खर्चा, ऐसी जिम्मेदारी, ये इतना एनवायरमेंट के लिए ये एनवायरमेंट के लिए इतना खराब हो चुका हो कि अब हमने इसको वाकई डिस्पोज ऑफ करना हो और जगह भी सारी साफ करवानी हो, तो हम उसकी जिम्मेदारी अपनी लायबिलिटी रिकॉर्ड कर लेंगे। ये बहुत कॉमन नहीं है, ऐसा हो सकता है। ये दूसरा बुलेट पॉइंट लिखा हुआ है, व्हेन इंपेयरमेंट लॉस इज ग्रेटर देन कैरिंग अमाउंट। देखिए, कैरिंग अमाउंट 500, इंपेयरमेंट लॉस 700, तो ये सिर्फ तब रिकॉर्ड होगा अगर एक लायबिलिटी रिकॉर्ड हो जाएगी तो, और अगर लास्ट ठिकाने लगाना हमारे जिम्मे नहीं है तो फिर इंपेयरमेंट लॉस भी 500 का ही रिकॉर्ड होगा। ये जो सेकंड बुलेट पॉइंट है, ये आईएएस का बकायदा, ये आईएएस के ना पैराग्राफ्स हैं जो मैंने इस तरह से बना के लिखे हैं। तो एक सिचुएशन है जो आईएएस में डिस्कस हुई है कि अगर इतने बुरे हालात हो गए कि रिकवरेबल अमाउंट नेगेटिव में चलेगी तो फिर लॉस कैरिंग अमाउंट से बढ़ जाएगा। सिर्फ उस सूरत में 700 का लॉस रिकॉर्ड होगा अगर क्रेडिट करने के लिए कोई लायबिलिटी रिकॉर्ड करनी बनती है। लेकिन अगर हमारी जिम्मेदारी नहीं है लास्ट ठिकाने लगाना तो फिर इंपेयरमेंट लॉस 500 रिकॉर्ड होगा। चलिए मगरिब पढ़ लें। जी बोले।
आपने कहा था कि ड्यूरिंग द ईयर इंडिकेटर्स अगर नजर आ रहे हैं स्टॉक्स तो जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो फायदा क्या होगा? मतलब अगर रिपोर्ट जो बैलेंस शीट में रिपोर्ट जो करना है वो तो ईयर एंड नहीं करना है, तो उस पर दोबारा वैल्यू चेंज अगर करती है सिचुएशन। अच्छा, एक सवाल है कि ड्यूरिंग द ईयर इम्पेयरमेंट टेस्टिंग की इंडिकेशन नज़र आई और हमने इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड कर लिया और बैलेंस शीट तो ईयर एंड पे बनानी थी, तो ईयर एंड पे जाके कर लेते आराम से हैं। अच्छा, मेरा डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर पे इफेक्ट आ जाएगा, उसकी वजह से डेप्रिसिएशन पे असर आ जाएगा, रीवैल्यूएशन पे फर्क पड़ जाएगा। तो इसलिए अगर ड्यूरिंग द ईयर हमें मसला लग रहा है तो ये एक अलग बात है कि अगर कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है तो ईयर एंड पे देखेंगे जाके, लेकिन ईयर के दौरान हो सकती है इम्पेयरमेंट टेस्टिंग। अच्छा, ये जो बीच में मैंने पॉइंट्स को खास लिफ्ट नहीं कराई ना, देखिए रिपोर्टिंग का सिलेबस है बहुत ज़्यादा सिलेबस है, तो मैं आपको यहाँ पीएचडी कराने तो बैठा नहीं हूँ, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम बहुत सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा गहराई में कर सकें। तो जिन पॉइंट्स को मैं ज़्यादा लिफ्ट ना कराऊँ तो रहने देना, अगर उस पर फिर भी किसी ने कुछ पूछना हो तो वो अलग से क्लास के अलग से पूछना है। ये मैंने डिस्काउंट रेट के ज़्यादा पॉइंट नहीं डिस्कस किए, गुजारे हैं बस। तो इसलिए जो एग्जाम पॉइंट है उससे बहुत ज़्यादा नहीं है ना खास, तो सिलेबस भी खत्म करना है ना, तो इसलिए मैंने डिस्काउंट रेट वाले को ज़्यादा लिफ्ट नहीं कराई। अच्छा जी, बात अभी मगरिब से पहले ही बात हो रही थी कि जो लॉस फॉर द ईयर नहीं, जो इम्पेयरमेंट लॉस उस पॉइंट पे निकाल लिया वो एक्सपेंस बन जाएगा और उसके बाद जो ज़िंदगी की रिडक्शन चार्ज होगी वो रिवाइज हो जाएगी। यहाँ तक मैं बात करके भी मगरिब की ब्रेक की थी। अब आइए पहले पेज पे 1.1.1। इसमें से जो जहां जब कहूंगा तब पढ़िएगा। अब इधर देखें, अगर एक एसेट की कैरिंग अमाउंट 200 है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल 180 है, वैल्यू इन यूज 178 है, तो रिकवरेबल अमाउंट कितनी? 180। इम्पेयरमेंट लॉस, अगर ये एसेट कॉस्ट मॉडल पे है तो इस 20 के लॉस का क्या करें? कॉस्ट मॉडल, अगर ये एसेट इटसेल्फ कॉस्ट मॉडल पे कैरी होता है तो इस 20 के इम्पेयरमेंट लॉस का क्या करें? P&L चार्ज कर दें। अगर ये एसेट रीवैल्यूएशन मॉडल पे है तो ये 20 का इम्पेयरमेंट लॉस है कि रीवैल्यूएशन लॉस है? अगर ये एसेट रीवैल्यूएशन मॉडल पे है तो ये 20 का लॉस इम्पेयरमेंट लॉस है या रीवैल्यूएशन लॉस है? ये सवाल है। रीवैल्यूएशन लॉस है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा डेबिट कहाँ करना है, कि सरप्लस में करना है कि नहीं करना। मैंने ये नहीं पूछा कि डेबिट सरप्लस में करना है कि P&L में करना है, मैंने सिर्फ इसका नाम पूछा है कि ये इम्पेयरमेंट लॉस है कि रीवैल्यूएशन लॉस है। इंडिकेशन थी निकाल ली ना, कैरिंग अमाउंट, ये रिकवरेबल अमाउंट निकाल ली थी, इंडिकेशन तभी किया ये काम। तो ये रीवैल्यूएशन लॉस है कि इम्पेयरमेंट लॉस है? रीवैल्यूएशन लॉस है। हाँ, कॉस्ट टू सेल का तो रीवैल्यूएशन से कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा चलें फर्ज करें कॉस्ट टू सेल है ही नहीं, है रीवैल्यूएशन लॉस है कि इम्पेयरमेंट लॉस है? नहीं तो फिर रीवैल्यूएशन लॉस है, इम्पेयरमेंट लॉस है। अच्छा, अब ये जो 12 का लॉस है ये रीवैल्यूएशन लॉस है कि इम्पेयरमेंट लॉस? अब नहीं है रीवैल्यूएशन लॉस, नहीं। तो मसला ये है कि इसने कंफ्यूजन से बचाने के लिए IAS 36 कह रहा है कि आप अगर एसेट रीवैल्यूएशन मॉडल पे है तो इस चक्कर में पड़े ही ना कि रीवैल्यूएशन लॉस है कि इम्पेयरमेंट लॉस है, दोनों की अकाउंटिंग सेम कर दी। यानी जो रीवैल्यूएशन लॉस की अकाउंटिंग होती है IAS 1638 के मुताबिक इस एसेट के इम्पेयरमेंट लॉस की भी सेम अकाउंटिंग है। तो फिर इस झगड़े का फायदा क्या कि रिकवर इम्पेयरमेंट लॉस है कि रीवैल्यूएशन लॉस है? तो इसलिए अकाउंटिंग रीवैल्यूएशन लॉस वाली रीवैल्यूएशन लॉस की अकाउंटिंग क्या होती है? डेबिट कहाँ जाता है? अगर पहले रीवैल्यूएशन सरप्लस में बैलेंस मौजूद है तो पहले सरप्लस डेबिट, और अगर नहीं है या थोड़ा है फिर P&L में जाता है। तो इस 12 की या इससे पहले में जब मैंने 20 लिखा था इसकी अकाउंटिंग यही है कि अगर सरप्लस मौजूद है तो पहले सरप्लस डेबिट, कम हो जाएगा मतलब सरप्लस डेबिट, और अगर कम है या है ही नहीं तो रीवैल्यूएशन मॉडल वाला एसेट अगर हुआ तो इम्पेयरमेंट लॉस की वही अकाउंटिंग जो रीवैल्यूएशन डाउनवर्ड की अकाउंटिंग होती है। अब इसमें 2-3 छोटी छोटी बातें देख लें। यार टिश्यू होगा? हैं? टिश्यू होगा? पीनी आपने पीनी चाहिए। एक दो और
चीजें रिवैल्यूएशन से रिलेटेड बताता हूं। एसेट रिवैल्यूएशन मॉडल पे है, एसेट रिवैल्यूएशन मॉडल पे है, कॉस्ट टू सेल है ही नहीं, बहुत थोड़ी सी है, 0 के बराबर है। पहले IAS 16 लगेगा कि पहले IAS 36 लगेगा? क्योंकि 16 36 से पहले आता है इसलिए नहीं। अच्छा, अगर ये इंटेंजिबल एसेट होता तो पहले IAS 36 लगेगा, पहले 38 लगेगा। तो इंपेयरमेंट लॉस के लिए रिकवरेबल को किससे कंपेयर करते हैं? तो कैरिंग अमाउंट पहले अपने IAS के मुताबिक निकलेगी तो रिकवरेबल से कंपेयर होगी ना। तो अगर ये एसेट IAS 16 रिवैल्यूएशन मॉडल पे हुआ तो अभी तो फिलहाल ये कैरिंग अमाउंट ही ठीक नहीं है, पहले तो उसको रीवैल्यू करने की जरूरत है। तो पहले तो ये एसेट रीवैल्यू होगा, पहले ये एसेट रीवैल्यू होगा एज पर IAS 16 और रीवैल्यू होकर कहां तक आ जाएगा? 180। अब इसकी कैरिंग अमाउंट हो गई 180। अब बताइए रिकवरेबल अमाउंट कितनी? तो इंपेयरमेंट लॉस 0। ये 180, ये वाला 180 है कि ये वाला? ये वाला मैंने क्या किया, मैंने इसको पहले रीवैल्यू किया, क्योंकि रिवैल्यूएशन मॉडल पे है तो पहले रीवैल्यू तो करें ना। पहले इसको रीवैल्यू किया, रीवैल्यू देखिए पहले कैरिंग अमाउंट निकलेगी तो वो रिकवरेबल अमाउंट से कंपेयर होगी। तो IAS 16 कहता है कि अगर कैरिंग अमाउंट फेयर वैल्यू से डिफरेंट है तो पहले रीवैल्यू करें, पहले ये रीवैल्यू होगा। अब ये IAS 16 सही बात मान गया, अब इसके बाद इसको रिकवरेबल अमाउंट से कंपेयर करना। तो मेरा सवाल ये है कि ये वाला 180 ये है या ये है? फेयर वैल्यू। हमने IAS 16 में फेयर वैल्यू पे रीवैल्यू करना है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे नहीं करना। और रिकवरेबल इन दोनों में से जो ज्यादा थी वो रिकवरेबल लॉस कोई नहीं है। अच्छा, वैल्यूज में थोड़ी सी बदलता हूं, इसको कर देता हूं 186। मैंने इसको 186 कर दिया तो रिकवरेबल अमाउंट 186, तो इंपेयरमेंट लॉस कोई नहीं। अच्छा जी, और बदलता हूं, फेयर वैल्यू कर देता हूं मैं अब 194, कॉस्ट टू सेल कोई नहीं है। तो पहले तो एसेट रीवैल्यू होगा और रिवाइज यानी रीवैल्यू होके पहले तो 194 तक पहुंचेगा। वैल्यू इन यूज है 190, तो रिकवरेबल अमाउंट है जी 194, इंपेयरमेंट लॉस कोई नहीं। जो मर्जी आप वैल्यू बदल के दे दें, कॉस्ट टू सेल 0 रखी हुई मैंने, इंपेयरमेंट लॉस नहीं आएगा। ठीक है, चलो क्यों नहीं आ रहा, क्या जादू हो रहा है? मेरा सवाल ये है कि कॉस्ट टू सेल 0 है, मैं इतनी सारी वैल्यूज बदली हैं, इंपेयरमेंट 3 मिसालें ली हैं मैंने, इंपेयरमेंट लॉस नहीं आ रहा। इसलिए नहीं हो रहा कि जब हम एसेट को रीवैल्यू करके फेयर वैल्यू तक ले आते हैं, कॉस्ट टू सेल चूंकि नहीं है इसलिए रिकवरेबल अमाउंट या तो यही होगी या इससे ज्यादा होगी। जब हम इसको रीवैल्यू करके जहां तक पहुंच गए, चूंकि कॉस्ट टू सेल नहीं है तो या तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल जो कि यही होनी है, नहीं सॉरी, जब हम रीवैल्यू करके इसको 180 तक ले आए, अब या तो रिकवरेबल अमाउंट इतनी होनी है या इससे ज्यादा होनी है, क्योंकि अगर वैल्यू यूज से कम हुई तो ये रिकवरेबल हो जाएगी और अगर वैल्यू यूज से ज्यादा हुई तो रिकवरेबल और ज्यादा हो जाएगी। तो इंपेयरमेंट लॉस, इसका कंक्लूजन ये है कि अगर कॉस्ट टू सेल नहीं है तो एसेट को रीवैल्यू करें और बस IAS 36 की जरूरत ही नहीं। अगर कॉस्ट टू सेल नहीं है तो बस रीवैल्यू करें, IAS 36 की जरूरत ही नहीं पड़ रही। ये मैंने पहले पेज पे जो तकरीबन दरमियान में एक डब्बा बनाया हुआ है उसमें से पहले 2 पॉइंट पढ़ लें। 1.1.1 पेज, तकरीबन दरमियान में एक बॉक्स बनाया है, इसमें से पहले 2 पॉइंट्स पढ़ लें। है जी, अच्छा, वन 1.1.1 पेज, दरमियान में तकरीबन डब्बा, पॉइंट 1 और 2 बता दिया। छोटे से पॉइंट है यार। पहले पॉइंट में मैंने कहा है कि फेयर वैल्यू और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल तो अलग अलग चीजें हैं।
रिवैल्यूएशन में किस अमाउंट तक रिवैल्यू करना है? फेयर वैल्यू। जबकि आयत 36 में रिकवरेबल अमाउंट है हायर ऑफ वैल्यू इन यूज और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। तो इन दोनों में फर्क है। दूसरे पॉइंट में मैंने ये बात की है कि पहले इस काली वाली मिसाल की बात करते हैं। जब इसको रीवैल्यू करके 180 तक पहुंचा दिया, तो देखना यार बता रहा हूं, जब इसको रीवैल्यू करके 180 तक पहुंचा दिया तो कैरिंग अमाउंट ये 180 हो गई, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल भी 180 है। अब अगर वैल्यू इन यूज इससे कम हुई तो ये रिकवरेबल है, वैल्यू इन यूज इससे ज्यादा हुई तो फिर ये रिकवरेबल है। यानी रिकवरेबल अमाउंट कैरिंग अमाउंट से कम नहीं होगी, या उतनी ही होगी या ज्यादा होगी, ये लिखा हुआ। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि हम इसको रीवैल्यू करके यहां तक तो ले ही आएंगे। इस 200 को मैं रीवैल्यू करके 194 तक ले आया, कैरिंग अमाउंट 194 हो गई। क्यों हो गई 194? रीवैल्यू कर दिया। अब या तो रिकवरेबल अमाउंट इतनी ही होगी या इससे ज्यादा होगी। ज्यादा क्यों होगी? कैरिंग अमाउंट 194 हो गई, अब रिकवरेबल अमाउंट या तो 194 ही होगी या 194 से ज्यादा होगी। 194 से ज्यादा क्यों हो सकती है? जब वैल्यू जो ज्यादा हो सकती है। इन एनी केस इंपेयरमेंट लॉस नहीं होगा। कब? हालांकि इन हालात की बात हो रही है अगर कॉस्ट टू सेल तकरीबन फारिग है, तो फिर एसेट को रीवैल्यू करें और बस आयत 36 की जरूरत नहीं, यहां तक। लेकिन अगर कॉस्ट टू सेल 0 नहीं है, कैरिंग अमाउंट है 100, फेयर वैल्यू है 95, कॉस्ट टू सेल है 3। सबसे पहला काम क्या होगा? आइए 16 लगेगा तो पहले तो ये प्लांट रीवैल्यू होके 95 या 92 95 तक पहुंचेगा। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल 92 है और वैल्यू इन यूज 90 है, तो रिकवरेबल अमाउंट हो गई और इम्पेयरमेंट लॉस 3। रीवैल्यूएशन लॉस भी हुआ और इम्पेयरमेंट लॉस भी हुआ। अकाउंटिंग दोनों की सेम होनी है, अकाउंटिंग दोनों की सेम करने लगा हूं मैं। लेकिन ये जो पहले 100 से 95 तक आना था, ये क्या था? ये एज पर आईएस 16 रीवैल्यूएशन लॉस था। अब ये जो मजीद 3 का लॉस है, ये इम्पेयरमेंट लॉस है, क्योंकि ये तो टिपिकली आईएस 36 की वजह से हुआ है, ये इम्पेयरमेंट लॉस है। अच्छा, अगर ये हो जाए 97 वैल्यू इन यूज, तो रिकवरेबल 97, इम्पेयरमेंट लॉस कोई नहीं। अच्छा, अगर वैल्यू इन यूज हो जाए 94, रिकवरेबल 94। अब ये 3 वैरायटियां लिखी है मैंने सामने, एक में लॉस नहीं है, बाकियों में है। इसमें क्यों नहीं हुआ लॉस? क्योंकि वैल्यू इन यूज ज्यादा हो गई। तो इस मिसाल का कंक्लूजन ये है कि अगर कॉस्ट टू सेल है तो पहले तो रीवैल्यू कर लें, फिर इम्पेयरमेंट टेस्ट करके देख लें, हो सकता है लॉस हो सकता है ना। अभी से पिछली बात क्या की थी? अगर कॉस्ट टू सेल नहीं है तो इम्पेयरमेंट टेस्ट की जरूरत ही नहीं पड़ रही, क्योंकि रीवैल्यू करें और बस बहुत है। अब दूसरी बात क्या की है? अगर कॉस्ट टू सेल है तो पहले रीवैल्यू कर लें, उसके बाद लगा लें आईएस 36, हो सकता है लॉस हो सकता है ना हो। ये मैंने आगे पॉइंट नंबर 3 वाली बात की, पहले पेज पे पॉइंट नंबर 3 बता दिया। सर इसमें इम्पेयरमेंट लॉस बहुत ज्यादा नहीं है। हाँ जी, अब इसमें क्या हो रहा है कि इम्पेयरमेंट लॉस आपको 3 से ज्यादा नजर नहीं आएगा, 3 से ज्यादा नहीं आएगा। 3 होगा या उससे कम होगा, 3 से ज्यादा नहीं होगा। ये मैंने पहले पेज पे जो डब्बा बना हुआ है उसमें से पॉइंट नंबर 3 बता दिया कि पहले फेयर वैल्यू पे रीवैल्यू होगा, उसके बाद जरूरत पड़ी तो इम्पेयरमेंट कर लेंगे, करनी हुई तो। चौथा पॉइंट भी पढ़ लें।
अगर फेयर वैल्यू नहीं पता तो रीवैल्यू करेंगे, रीवैल्यू करेंगे। अगर फेयर वैल्यू नहीं पता लग पा रही तो रीवैल्यू नहीं करेंगे, पता होती तो रीवैल्यू करते। लेकिन IAS 36 का काम चल जाएगा। क्यों चल जाएगा? कि वैल्यू यूज से काम चल जाएगा। अब चूंकि इनमें ना आपस में गुचमुच सी है, मतलब ये जो लॉस है ये रिवैल्यूएशन लॉस है कि इम्पेयरमेंट लॉस है, इसलिए IAS ने इसकी अकाउंटिंग वही रखी है। पेज 5 पे आ जाए अब। और अब ये राइट वाला कॉलम बता दिया आपको, पेज 5। अब आपको मैंने राइट वाला कॉलम बता दिया कि अगर एसेट रिवैल्यूएशन मॉडल पे हुआ तो इम्पेयरमेंट लॉस, यानी अभी जो 5 मिनट पहले 5 के लॉस की अकाउंटिंग की थी वही इस 3 की भी होगी। इम्पेयरमेंट लॉस की भी वैसी ही वही अकाउंटिंग होगी जो रिवैल्यूएशन डाउनवर्ड की होती। ये IAS 36 ने उलझाया नहीं है और कहा कि अगर एसेट रिवैल्यूएशन मॉडल पे है तो चाहे आप उसका रिवैल्यूएशन लॉस अकाउंट फॉर करने लगे, चाहे इम्पेयरमेंट लॉस अकाउंट फॉर करने लगे, अकाउंटिंग सेम रखें, फर्क ना रखें, वरना घूम जाएंगे। ये हो गई इम्पेयरमेंट लॉस की अकाउंटिंग। जी जी दो साल बाद रिवैल्यूएशन कर रहे थे। जी जी टीचर 1 साल बाद की पेमेंट आगे, तो पहले हम पे रिवैल्यूएशन करें, ये रिवैल्यूएशन 2 साल बाद ही करेंगे। अच्छा, एक सवाल है कि रिवैल्यूएशन जरूरी तो नहीं कि हर साल हो, कि जरूरी है जी? रिवैल्यूएशन, अगर रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो है तो जरूरी है कि हर साल रिवैल्यूएशन की जाए? जरूरी नहीं है, 2 3 साल बाद भी की जा सकती है। ये इसलिए है कि फेयर वैल्यू निकालने में ना पैसे लगते हैं। किधर है, किसने पूछा था? क्योंकि कंसल्टेंट इसकी फेयर वैल्यू निकाल के देगा। अच्छा, अब हम इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं। पाकिस्तान में तो जिसको पैसे देंगे वो वैल्यू का लेटर बना देगा कि ये इसकी वैल्यू है, अदरवाइज कंसल्टेंट एक वैल्यू निकालेगा, तो उस खर्चे से बचाया हुआ है। लेकिन अगर इम्पेयरमेंट की इंडिकेशंस आ गई और इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करनी पड़ रही है, फिर निकलवाएंगे, फिर फेयर वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, वैल्यू यूज भी निकालनी पड़ेगी। फिर फेयर वैल्यू जो निकालनी पड़ी जाएगी तो रिवैल्यूएशन भी कर देंगे। है नहीं, वो तो पॉलिसी इसलिए थी कि देखे ना, अगर पॉलिसी है, आप हॉस्टल में रहते हैं, आपकी पॉलिसी के 1 हफ्ते बाद नहाना है, तो पॉलिसी तो है कि 1 हफ्ते बाद नहाना है। लेकिन अगर उसी सुबह आप जाते हुए गटर में गिर गए हैं तो फिर तो मजबूरी नहाना पड़ेगा ना। फिर ये कोई पॉलिसी तो नहीं ना कि अब अगले हफ्ते ही नहाऊंगा, पॉलिसी अगले हफ्ते नहाने की है। तो इसलिए अगर बेशक 2 3 साल बाद रिवैल्यूएशन कराते हैं, लेकिन अगर इम्पेयरमेंट टेस्टिंग की जरूरत पड़ गई है फिर निकाल लेंगे फेयर वैल्यू, फिर करेंगे रिवैल्यूएशन। एक बिजनेस का एक हेड ऑफिस है, इसमें मुझे ट्रांसपोर्ट बिजनेस की मिसाल आसान लगती है समझाने में, इसलिए ट्रांसपोर्ट से ही समझाता हूँ। एक बिजनेस है, उसका एक हेड ऑफिस है, कराची में चले। क्या वो तो एक्सपेंस ही है ना, तो एक्सपेंस, फेयर वैल्यू लगवाने पे जो खर्चा आएगा वो तो एक्सपेंस ही है, वो तो कैश क्रेडिट हो रहा होगा ना। नहीं, कॉस्ट टू सेल में तो नहीं है, फेयर वैल्यू लगवा रहे हैं किसी से तो कॉस्ट टू सेल थोड़ी उसकी वैल्यू लगवाने का खर्चा P&L में ही आएगा, P&L में आएगा मेरे ख्याल में। इंडिकेशन ना होती सर तो ना लगवा तो उसमें क्या ना क्या जा रहे हैं इंक्रीमेंटल, क्या कॉस्ट टू सेल, वो एसेट बेचने का खर्चा है। जिस एक्सपर्ट से वैल्यू लगवा रहे हैं और वो उस रिपोर्ट देने के जो पैसे ले रहा है वो कॉस्ट टू सेल है, कॉस्ट टू सेल तो नहीं है। अच्छा, ये मिसाल ना पहले समझे, मैं आपको कैश जनरेटिंग का कॉन्सेप्ट बताने लगा हूँ। अब तक जो पढ़ा रहा था इंडिविजुअल एसेट की बात हो रही थी, इम्पेयरमेंट लॉस कैलकुलेशन बस बहुत है। C5 लेवल पे कैश जनरेटिंग यूनिट है मेन एग्जामिनेबल चीज़, क्योंकि इंडिविजुअल एसेट वो ले गए हुए हैं FR1 लेवल पे, तो इसलिए मैंने बस बातें पूरी की हैं। कैश जनरेटिंग यूनिट पे करते हैं बात। अभी इस दफ़ा भी सवाल आया था इस पर। तो एक हेड ऑफिस है और हेड ऑफिस कराची में हेड ऑफिस है। एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है, उनका हेड ऑफिस कराची में है। इस हेड ऑफिस में एसेट्स PPE क्या क्या होंगे नॉर्मली? हेड ऑफिस में बसेस क्यों खड़ी होंगी? हेड ऑफिस बिल्डिंग होगी, फर्नीचर होगा, ऑफिस इक्विपमेंट होगा, ये AC वगैरह होंगे, यही होगा। ये PPE होंगे, सॉफ्टवेयर भी होंगे, इंटेंजिबल एसेट्स भी होंगे। फिर इन ट्रांसपोर्ट कंपनी ने
3 शहरों में, सिटी ए, सिटी बी और सिटी सी, 3 शहरों में अपने ऑपरेशंस बनाए हुए हैं। हर शहर में एक रीजनल ऑफिस होता है जो उस शहर के ऑपरेशंस को देख रहा होता है। इस शहर के ऑपरेशंस के बसेस को कंट्रोल ये कर रहा है, रूट की सारी अच्छा ये बस इंटरसिटी नहीं है, मतलब शहर के अंदर अंदर चलने वाली मुख्तलिफ, ये लाहौर से शादमान और स्टेशन वो वाली बस चल रही है। अब इस शहर में इसका एक रीजनल ऑफिस है जो सारे इस शहर के ऑपरेशंस को देख रहा होगा, शायद लोगों की तनख्वाहें यहाँ से बनती होंगी। फिर इसके अलावा इस शहर के अंदर एक वर्कशॉप है और स्टैंड भी यही होगा जहाँ पर बसेज आके खड़ी होती होंगी रात को या रिपेयर मेंटेनेंस होती होगी। इसके अलावा इसके पास 7 बसेज हैं। इसी तरह से हर शहर में ऐसा ही है कि एक रीजनल ऑफिस है, फिर एक वर्कशॉप है और इनके पास 5 बसेज हैं। और इधर भी एक रीजनल ऑफिस है, एक वर्कशॉप है और 4 बसेज हैं। ठीक है, इस पूरे बिजनेस को एज अ होल अगर देखें तो इस बिजनेस की बैलेंस शीट में मोटे मोटे क्या क्या पीपीई आ रहे होंगे? बिल्डिंग, बसेस, फर्नीचर, कंप्यूटर इक्विपमेंट, इंटेंजिबल एसेट्स हो सकते हैं, मेनली ये होंगे। जब ये सब एसेट्स अलग अलग क्लासेस हैं तो इनके ऊपर IAS 36 लगेगा, हर एक के ऊपर, इनफैक्ट हर एसेट पे अलग अलग लगेगा, हर क्लास नहीं, हर एसेट पे। अगर ये 5 और 7 और 12 और 4 16 बसेज है तो 16 बसेज में से हर एक पे अलग अलग लगना है IAS 36। अगर एक बस की एक्सीडेंट हो गया है तो उस बस की अलग से होगी इंपेयरमेंट टेस्टिंग, मरम्मत पट्टी अलग, लेकिन इंपेयरमेंट टेस्टिंग होगी। तो हर एसेट पे लगता है IAS 36। बस की बात करते हैं पहले। IAS 36 के लिए कैरिंग अमाउंट को किससे कंपेयर करना है? रिकवरेबल अमाउंट। पहले मैं बस की मिसाल दे रहा हूं। रिकवरेबल अमाउंट निकालने के लिए क्या क्या चाहिए? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और वैल्यू इन यूज। वैल्यू इन यूज कैसे निकलेगी? इनफ्लोज आउटफ्लोज। और वैल्यू यूज का कॉन्सेप्ट ध्यान में रखा कीजिएगा कि अगर अब से ऑनवर्ड यूज किया तो क्या नेट कैश फ्लोज होंगे उनकी पीवी। अगर फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल ना पता हो, वैल्यू इन यूज से काम चल जाएगा कि नहीं? चल जाएगा। बसेस की वैल्यू इन यूज निकाली जा सकती है, बहुत मुश्किल काम है। क्यों निकाली जा सकती? क्योंकि बसेस कैश जनरेट करती हैं, बसेस कैश कमा के देंगी, किराया कमाएंगी, वो इनफ्लो होगा। बसेस का फ्यूल है, स्टाफ की सैलरी है, फ्यूल मेंटेनेंस है। तो और अगर 15 साल यूजफुल लाइफ है तो 15 साल के बाद बस बेच भी देंगे। तो बस की वैल्यू इन यूज कैलकुलेट हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये कैश जनरेट कर रही हैं। अगर एक बस का एक्सीडेंट होगा तो बाकी 6 बसेस भी उसको देख के दिल उदास हो जाएगा, बाकी बसेस भी किराया कम कमाएंगी, है नहीं ना? तो हर बस सेपरेट कैश जनरेट कर रही है। अगर लाहौर में सिटी ए में अगर बसेस, सड़कों का कोई मसला है, कोई वो क्रिकेट मैच हो रहे हैं, पूरा शहर बंद है, बसेस के रूट बंद हो गए, तो वो बसेस भी बंद हो जाएंगे? नहीं। तो ये जो सारी बसेस हैं मुख्तलिफ शहरों में भी और एक शहर के अंदर भी मुख्तलिफ बसेस, सब बस अलग कैश जनरेट कर रही है। तो हर बस की वैल्यू यूज भी कैलकुलेट हो सकती है। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल हो गई तो ठीक है, नहीं तो कोई मसला नहीं है। यानी बसेस के ऊपर IAS 36 आराम से लग जाएगा। अब आते हैं इस वर्कशॉप में। इस वर्कशॉप में क्या क्या पीपीई होंगे? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, मशीनरी होगी, ऑफिस फर्नीचर वगैरह हो सकता है। चलो मशीनरी की बात करते हैं। इस वर्कशॉप की जो मशीनरी है वो क्या कैश जनरेट कर रही है? नहीं, मैंने कहा कि इस वर्कशॉप में जो मशीनरी लगी हुई है वो मशीनरी क्या कैश जनरेट कर रही है? अच्छा, एक बात मैं क्लियर कर दूं, ये सिर्फ हमारी बसों के लिए ही मशीनरी यूज हो सकती है। आसपास की बसें, कोई बट ट्रांसपोर्ट की, कोई भट्टी ट्रांसपोर्ट की, कोई इस तरह की बसेस नहीं आ सकती हैं। हमारी बसें बड़ी स्पेशल हैं। ये वर्कशॉप सिर्फ हमारी बसेस के लिए ही है। इन वर्कशॉप की कोई और मार्केट नहीं है, ठीक है? मार्केट, एक्टिव मार्केट नहीं। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी और कंपनी की बसेस यहां पर, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है उन बाकी बसेस की। ये वर्कशॉप की मशीनरी सिर्फ हमारी बसेस के लिए। अब मेरा सवाल ये है कि ये जो मशीनरी है यहां पर, ये क्या कैश जनरेट कर रही है? ये कैश जनरेट ही नहीं कर रही। इससे और चेंज करते हैं। इस रीजनल ऑफिस में जो इस शहर के ऑपरेशंस को देख रहा है, इसमें ऑफिस बिल्डिंग होगी, अगर ओन्ड है तो फर्नीचर होगा। तो ये इस ऑफिस की बिल्डिंग क्या कैश जनरेट कर रही है? कैश इनफ्लो क्या जनरेट कर रही है? कुछ भी नहीं। तो ये बिल्डिंग फर्नीचर, एक मिनट, इसके बिल्डिंग फर्नीचर कंप्यूटर इक्विपमेंट भी पीपीई है
उनको भी वोट कह दूं, उनको भी इज्जत मिलेगी और उन पे भी IAS 36 लगेगा। लेकिन इन बेचारों की वैल्यू इन यूज कैलकुलेट नहीं हो पाएगी। क्यों कैलकुलेट नहीं हो पाएगी? क्योंकि कैश इनफ्लो नहीं है इनका। इन बेचारे एसेट्स के लिए IAS 36 ने एक कॉन्सेप्ट बनाया है कि इनकी जिंदगी का कोई तो मकसद होगा। क्या मकसद है इनकी जिंदगी का? ये उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो फिर ऐसा करते हैं, इनको मिला देते हैं उनके साथ। वो बसेस जो अपना कैश जनरेट कर रही हैं, अपना खा रही हैं, अपना कमा रही हैं, इनकी तो हो सकती है वैल्यू यूज कैलकुलेट, इन बसेस पे लग सकता है IAS 36। लेकिन ऑफिस के फर्नीचर, बिल्डिंग, इस पे चूंकि IAS 36 नहीं लग सकता, इन बेचारे एसेट्स के लिए उन बसेस को साथ मिलाया गया और इन पूरी टीम ऑफ एसेट्स को कैश जनरेटिंग यूनिट कहते हैं। यानी वो ग्रुप ऑफ एसेट्स जो मिलके कैश जनरेट कर रहा है। अच्छा, अगर ग्रुप ही बनाना था तो पूरे बिजनेस को मिला के ग्रुप कह देते। तो कैश जनरेटिंग यूनिट का कॉन्सेप्ट है कि पूरा बिजनेस ना मिलाएं, पहले देखें जिस हद तक इंडिपेंडेंट हो सकता है। जैसे सिटी ए उनसे इंडिपेंडेंट है, अगर वहां पर बसेस नहीं भी चल रही होंगी तो ये चल रही होंगी, ये इन्हीं के लिए है, ये वर्कशॉप इन्हीं के लिए, यानी वाकई ये आपस में कनेक्टेड है और इनके कैश फ्लोज उन पे कोई बहुत ज्यादा डिपेंडेंट नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि वहां दंगे हों, इनकी 2 बसेस जला दें तो एहतजाजन ये सारी बसेस बंद कर दें, इस हद तक तो आपस में कनेक्शन हो सकता है। लेकिन नॉर्मल हालात के अंदर इस शहर के ऑपरेशंस, उस शहर के ऑपरेशंस, इस शहर के ऑपरेशंस आपस में काफी हद तक इंडिपेंडेंट होंगे। तो कैश जनरेटिंग यूनिट इज द स्मॉलेस्ट आइडेंटिफाइबल, जिसकी अपनी पहचान है, ग्रुप ऑफ एसेट्स दैट जनरेट कैश इनफ्लोज दैट आर लार्जली इंडिपेंडेंट ऑफ अदर एसेट्स और ग्रुप्स। इसको कैश जनरेटिंग यूनिट कहते हैं। और ये कॉन्सेप्ट क्यों बनाया गया है? क्योंकि इसकी बिल्डिंग पे, इसके फर्नीचर पे, इसके ऑफिस इक्विपमेंट पे IAS 36 नहीं लग पा रहा था। क्यों नहीं लग रहा था? क्योंकि ये कैश नहीं जनरेट करते तो उनकी वैल्यू यूज नहीं निकल सकती और फेयर वैल्यू से काम नहीं चलाना, वैल्यू यूज लाजमी चाहिए। तो इनकी वजह से इनके साथ उनको मिलाना पड़ा जो कमा के देते हैं, और इन सब को मिला के कैश जनरेटिंग यूनिट कहा जाएगा। अब इस पूरे ग्रुप की इंपेयरमेंट टेस्टिंग होगी, यानी इसमें मौजूद सारे एसेट्स सब एक ग्रुप होंगे, उस पूरे ग्रुप की रिकवरेबल अमाउंट निकलेगी, उस पूरे ग्रुप की कैरिंग अमाउंट होगी, और फिर जो लॉस निकलेगा वो भी फिर पूरे ग्रुप का लॉस होगा। एक बार लॉस निकल आया, अब उस लॉस को बांट दिया जाएगा बिल्डिंग, फर्नीचर, ऑफिस इक्विपमेंट, बस, मशीनरी, इस तरह से फिर इन बाकियों का इंपेयरमेंट लॉस चार्ज होगा। ये बात दोहराता हूं, कैश जनरेटिंग यूनिट का एक ग्रुप आइडेंटिफाई होगा और मकसद सिर्फ क्या था कि वो एसेट्स, वो बेचारे एसेट्स जो कैश जनरेट नहीं करते थे, उनकी वैल्यू यूज नहीं निकल सकती थी, वो महरूम महसूस करते अपने आप को, तो उनके लिए उन कमाने वालों को साथ मिलाया गया जिनकी सपोर्ट में ये जिंदा है। उन सब को मिला के एक ग्रुप कह दिया गया, ग्रुप ऑफ एसेट्स, कैश जनरेटिंग यूनिट। लेकिन पूरे बिजनेस को इसलिए मिला देना नहीं जरूरी क्योंकि स्मॉलेस्ट आइडेंटिफाइबल, तो इसको CGU कहते हैं, कैश जनरेटिंग यूनिट। अब इस पूरे ग्रुप के सारे एसेट्स की मिला के ग्रुप की कैरिंग अमाउंट, इस पूरे ग्रुप की रिकवरेबल अमाउंट निकलेगी, उसको कंपेयर करके इंपेयरमेंट लॉस निकलेगा, वो पूरे ग्रुप का इंपेयरमेंट लॉस होगा। लेकिन चूंकि ये लॉस ग्रुप का कैलकुलेट हुआ है, बुक्स में अकाउंट्स तो अलग अलग हैं, बिल्डिंग अलग है, फर्नीचर अलग है, इसलिए फिर आखिरी स्टेप ये होगा कि वो जो पूरे ग्रुप का लॉस निकला उसको एसेट्स में एलोकेट करना पड़ेगा। अब वो एलोकेशन सिखाता हूं आपको। जी पूछें। अच्छा अगर इस पूरे ग्रुप में से अगर एक बस का एक्सीडेंट हुआ तो इस पे आएगी बात, अभी आ जाएगी जब मैं इसकी कैलकुलेशन पे जाऊंगा ना, फिर इसका जवाब आ जाएगा। जी अच्छा, अभी मैंने सिटी ए की मिसाल दी है, ये एक CGU है, सिटी बी एक CGU है, सिटी सी एक CGU है, और इस हेड ऑफिस को कहते हैं कॉर्पोरेट एसेट्स। ये इंशाल्लाह कल वाली क्लास में पढ़ाऊंगा। ये एक CGU, ये एक CGU, ये एक CGU, ये कॉर्पोरेट एसेट्स हैं। ये कल एक तो पढ़ लीजिए पहले पेज 5 पे ही, कैश जनरेटिंग यूनिट, इसकी 2 लाइनें लिखी हैं, पहले ये पढ़ लें। पेज 5 कैश जनरेटिंग यूनिट, उसी हेडिंग के नीचे 2 लाइनें लिखी हैं, पहले ये पढ़ लें।
हाँ जी जी दूसरी कहेंगे कि स्मॉलेस्ट आइडेंटिफाइड ग्रुप ऑफ एसेट आइडेंटिफाइड कैश इनफ्लोज तो कैश बसेस से बात नहीं होती है कहाँ तक बसेस तक क्योंकि वही तो सिर्फ कैश इनफ्लोज नहीं बस की तो वैल्यू यूज निकल सकती थी ना, मसला इन एसेट्स का आया था। देखें इस रीजनल ऑफिस में जो पड़ा हुआ फर्नीचर है, इस ऑफिस की जो बिल्डिंग है, मसला उसका था। इनकी तो वैल्यू यूज थी, इनका इशू नहीं था। इनके लिए कैश जनरेटिंग यूनिट का कॉन्सेप्ट आइडेंटिफाई करने की जरूरत ही नहीं हुई। देखिए मैं सफर कर रहा हूं, मुझसे एयरलाइन वाले नहीं पूछेंगे आपके साथ बड़ा कौन है, मैं तो बड़ा हूं, लेकिन एक जो छोटा जा रहा होगा उससे पूछेंगे तुम्हारे साथ बड़ा कौन है, तो उसके साथ पूछने की जरूरत है कि कौन है तुम्हारे साथ बड़ा यहां पर। तो इनके लिए तो I-36 लग रहा था, इनका इशू नहीं था। जब इनके ऊपर I-36 लगना लगा तो इनकी औकात ही नहीं थी, कैश जनरेट नहीं करते थे। इनके लिए बनाया गया कि बताओ भी तुम्हारे साथ कौन है कमा के देने वाला। मैंने कहा जी ये हैं, वो भी हैं, इन सबको मिला के फिर एक कैश जनरेटिंग यूनिट कह दिया। अगले पेज के टॉप पे आए, पेज 6 का टॉप, पॉइंट 1 पढ़े डब्बे के बगैर। पेज 6 के टॉप पे पॉइंट 1, एग्जाम्पल नहीं है अभी, सिर्फ पॉइंट 1। पेज 6 के टॉप पे आए ना यार, अच्छा अभी इन्होंने प्रिंट करते हुए ना उसको पिछले पेज पे डाल दिया। बुक में, जिनके पास बुक है, जो पीडीएफ देख रहे हैं, अच्छा ये शायद फॉर्मेटिंग आगे पीछे कर दी। जिनके पास बुक है मैं बुक से बता रहा हूँ, और ऑनलाइन वाले कभी ना कभी तो बुक ले ही लेंगे, तो जब कभी ले लेंगे तो बुक में पेज 5 के एंड पे पॉइंट 1, कि कैश जनरेटिंग यूनिट में किस किस को शामिल करना है, ये बहुत सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। यानी ऐसा नहीं है कि कोई आईडी कार्ड नंबर देख के मिला के ग्रुप में ले लेंगे, इसके लिए जजमेंट देखनी पड़ेगी। इसलिए स्टूडेंट के ऊपर ये फैसला बहुत कम चांस है कि छोड़ा जाए। थोड़ा बहुत हो सकता है, उसके लिए मैं आपको IAS की ओरिजिनल एग्जांपल बता देता हूं, लेकिन चूंकि इसमें जजमेंट इन्वॉल्व है इसलिए स्टूडेंट के ऊपर इसकी गहराई नहीं छोड़ी जाएगी। ये मैनेजमेंट को सोचना पड़ेगा। अगर इस इस मिसाल के अंदर मैंने जो कहा कि ये तीनों ऑपरेशंस एक दूसरे से काफी हद तक इंडिपेंडेंट है, तो ये 3 CGU हो गए, क्योंकि CGU की डेफिनेशन है कि दैट जनरेट कैश फ्लो दैट आर लार्जली इंडिपेंडेंट फ्रॉम अदर्स। अगर उस शहर में किसी वजह से कंपनी लॉस की वजह से ये ऑपरेशंस बंद भी कर देगी तो शहर B और शहर C भी बंद कर देगी, नहीं तो तीनों शहर आपस में इंडिपेंडेंट है। लेकिन अगर ऐसा होता कि गवर्नमेंट ने उनको लाइसेंस ही इस शर्त पे दिया होता कि 3 शहर में आपकी 16 बसें चलेंगी तो आप काम करेंगे, अगर एक शहर बंद किया तो बाकी दोनों से भी निकल जाना। अब ये आपस में 3 शहर इंडिपेंडेंट हैं। अब चूंकि इंडिपेंडेंट नहीं है तो ये पूरा बिजनेस एक CGU है। ये अगले पेज के टॉप पे जो डब्बे में एग्जांपल है वो पढ़ लें। अब बस कंपनी प्रोवाइड्स वाली, जी अगर एक ग्रुप में 2 CGU होते हैं, जैसे एक ग्रुप में 2 CGU, जैसे एक वर्कशॉप है, तो अगर ये भी कमा के देंगे, एक शहर में 2 CGU, 40 भी हो सकते हैं, हो सकता है। सर ये तीनों फिर एक ग्रुप में। अच्छा ये अच्छा सवाल है जी, बाकी भी देखें। मैंने तो मिसाल चूंकि अभी इनिशियली दी थी ना, तो आगे चल के मिसाल और फैल जाएगी, लेकिन चलें आपने अभी पूछा तो मैं अभी बता देता हूँ। ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि रीजनल ऑफिस एक ही होता, लेकिन वर्कशॉप्स 4-5 होती और हर वर्कशॉप के साथ 5-5 बसेस जुड़ी होती। इस सिटी में रीजनल ऑफिस एक होता, लेकिन वर्कशॉप्स ज्यादा होती और हर वर्कशॉप के साथ 4-4, 5-5 बसेस जुड़ी होती। तो ऐसा हो सकता था कि इन वर्कशॉप्स और उनके साथ वाली बसेस को मिला के एक CGU कहा जाता, तो उस तरह एक शहर में 3-4 CGU हो जाते, वर्कशॉप्स का मसला हल हो गया।
फिर जब रीजनल ऑफिस के लिए आते तो फिर एक और बड़ा सीजीयू बनाना पड़ता जो पूरा शहर सीजीयू होता। तो हम ऐसा देखेंगे आगे चल के कि एक सीजीयू, फिर उससे बड़े और सीजीयू बनेंगे जिसमें 4-5 सीजीयू मिल जाएंगे, फिर एक और बड़ा सीजीयू बन सकता है जिसमें 8-10 सीजीयू मिल जाएंगे। ये हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि पहले एक सीजीयू बने, उसका मसला हल हो, फिर एक और बड़ा सीजीयू बने जिसमें 4-5 सीजीयू मिल जाए। ऐसा बिल्कुल हो सकता है, सवालों में आएगा ये। ये जब सवालों में आएंगे ना फिर इसका जवाब आ जाएगा। बस मैं सवालों तक पहुंचा दूं ना, फिर आपको ये इसका जवाब, ये जो आप डिटेल पूछ रहे हैं ना, ये आगे सवालों में आएगी डिटेल। हाँ जी, पेज 6 के टॉप पे मैंने कहा बस वाली एग्जांपल पढ़ लें, वो मैंने यही बताई। जाग रहे हैं? बस वाली एग्जांपल डन। पेज 1.2.1 यानी प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ये पेज 10 से आगे आएंगे तो इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 और इसका सिर्फ पार्ट ए पढ़ लें। ये ना आईएएस की ओरिजिनल एग्जांपल हैं सीजीयू का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। एक एक समझाता जाता हूं और डिस्कस करता जाता हूं। पहले आप सिर्फ ए पढ़िए, पहले खुद ही इसके बारे में सोचिए, फिर आंसर पढ़िए, फिर करता हूं मैं डिस्कस। ये 11 क्वेश्चंस के बाद आंसर शुरू हो जाएंगे। तो पार्ट ए का सवाल पढ़ के पहले आंसर पढ़ लीजिए, फिर करता हूँ डिस्कस। हाँ जी, पढ़ने तो मैं कुछ अर्ज करूं जी। अच्छा, ये ना चूंकि एग्जाम क्वेश्चन नहीं है, ये बस आईएएस की एग्जांपल्स हैं, तो इसलिए ज़रूरी नहीं होता कि इसमें पूरा डेटा दिया हो जिसको स्टूडेंट सॉल्व करे। बस एक एग्जांपल समझाई हुई है। जैसे इसमें कहा है कि एक बिजनेस है एम, उसके बहुत सारे स्टोर्स हैं, उनमें से एक स्टोर एक्स है। एम के बहुत सारे स्टोर्स हैं, इस शहर में भी हैं, दूसरे शहरों में भी हैं, और हर स्टोर को जो अलग अलग मैनेज कर रहा है। तो इसका जो स्टोर एक्स है, चूंकि वो बाकी स्टोर्स की तरह एक सेपरेट स्टोर है, तो फिर ये स्टोर एक्स एक सीजीयू होगा, ये इसने बताया। तो सीजीयू का फैसला मैनेजमेंट ने करना है। मैनेजमेंट वो फैसला कैसे करेगी? पेज 6 पे वापस आ जाए। और अभी जो डब्बा पड़ा था उसके नीचे पॉइंट 2 पढ़ लें। ये मैनेजमेंट ने फैसला करना है, इसलिए स्टूडेंट को इसमें बहुत कम चांस है कि उलझाया होगा। पेज 6 पे जो भी बॉक्स पड़ा था उसके नीचे पॉइंट 2 है, वो पढ़ लें। हाँ जी, इसका मतलब है कि मैनेजमेंट ने सोचना है कि क्या सीजीयू है और वो क्या बाकियों से वाकई इंडिपेंडेंट है। ये फैसला मैनेजमेंट कैसे करेगी? डिपेंड करता है कि वो डिसीजन मेकिंग कैसे करती है, फैसले कैसे होते हैं, लोकेशंस कैसे डिसाइड होती हैं, प्रोडक्ट कैसे डिसाइड होते हैं। तो ये सब्जेक्टिव मामला होता है। क्वेश्चन 2 पे आए वापस और उसका पार्ट एफ पढ़ें। पार्ट एफ, अच्छे से पहले कि आप इनकी अंग्रेजी में गुम जाएं, मिसाल देता हूं आपको। एक ग्रुप है जंग, उसकी अखबार भी होगी और उसके बहुत सारे मैगजीन्स भी होंगे। अच्छा, मैगजीन्स भी कोई बचपन से पढ़े हों या कोई कभी इधर उधर घर में देखे हों, हैं? उसके कोई डाइजेस्ट भी होंगे शायद,
संडे मैगजीन भी होगा, अखबार जहाँ भी होगा, हो सकता है कोई बच्चों का मैगजीन भी हो सकता है सीए की इमाम के लिए कोई रिसाला निकाल दें, हो सकता है कि वो है कोई डॉक्टर्स के तबके के लिए ख़ास रिसाला निकाल दें। अब है क्या, एक कंपनी है जंग, उनके मुख्तलिफ टाइटल्स से मैगजीन्स चल रहे होंगे। अच्छा, वो जो मैगजीन्स होंगे वो मुख्तलिफ कस्टमर्स को सामने रख के डिज़ाइन किए गए होंगे। अब पढ़िए पॉइंट एफ। A publisher owns 150 मैगजीन टाइटल्स, मतलब अखबार जहां, बच्चों का जंग, जंग डाइजेस्ट, संडे मैगजीन, अखबार, ये मतलब पब्लिक मैगजीन टाइटल्स। यार पढ़ते भी हैं कि मैं टाइम ज़ाया करता हूँ। क्या पढ़े हैं भला, कौन सा पॉइंट का है पढ़ने में? क्वेश्चन नंबर 2 IS 36, क्वेश्चन नंबर 2 का पॉइंट एफ, और इस सवाल को पढ़ने के बाद इसका सोल्यूशन भी पढ़ लें। सवाल में कहानी ये सुनाई हुई है कि एक पब्लिशर है जिसके पास 150 मुख्तलिफ तरह के मैगजीन्स हैं, जिनमें से 80 उसके इंटरनली जनरेटेड हैं, बाकी जो है उसने ख़रीदे हुए हैं। अब इसकी पॉलिसी ये है कि जो ख़रीदता है उसको एसेट कहता है और जो खुद बनाता है वो उसको एक्सपेंस कहता है। ठीक है, आगे चलते हैं। हर मैगज़ीन की सेल भी होती है और उसके अलावा हर मैगज़ीन की एडवर्टाइजिंग इनकम भी होती है। हर मैगज़ीन डिफरेंट कस्टमर सेगमेंट, बच्चों का मैगज़ीन बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए मैगजीन अलग होगा, हो सकता है स्कूल गोइंग के लिए अलग हो, कॉलेज वालों के लिए अलग हो, फैशन मैगजीन अलग हो, अखबारें जहाँ अलग हो। ये सब मुख्तलिफ कस्टमर्स बेस के लिए है। जब एक मैगजीन बिजनेस को लगता है कि बस सब बहुत हो गए हैं, लोगों के मिजाज बदल गए हैं, तो उसकी जगह वो कोई और मैगजीन ले आते हैं। तो हर मैगजीन अपना कमा रहा है, अपना खा रहा है। एक मैगजीन बंद होता है, एक नया मैगजीन ले आते हैं। हर कस्टमर बेस के लिए अलग मैगजीन है, तो हर मैगजीन सेपरेट कैश जनरेट कर रहा है बाकी मैगजीन से। ये इसका दुबेल हुआ। इस क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने जो मिसालें ली हुई, ये ओरिजिनल IS की एग्जांपल्स हैं, ये एग्जाम क्वेश्चंस नहीं हैं। ये सिर्फ ये अंडरस्टैंडिंग देने के लिए कि CGU या ये फैसला करना कि कौन कैश फ्लो इंडिपेंडेंट जनरेट करता है, कौन नहीं करता, सिर्फ इसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। इससे आगे चलते हैं। एक कंपनी X है, एक कंपनी Y है। एक बिजनेस की कंपनी नहीं, सॉरी, फैक्ट्री। एक बिजनेस की 2 फैक्ट्री हैं, फैक्ट्री X और फैक्ट्री Y। फैक्ट्री X का जो आउटपुट है वे इसका इनपुट है। यानी फैक्ट्री X धागा बनाती है और वो सारा धागा ये फैक्ट्री Y यूज करके कपड़ा बनाती है और कपड़ा बेचती है। तो ये जो फैक्ट्री X है इसका कैश इनफ्लो है ही नहीं, क्योंकि ये तो जो बना रहे हैं वो फैक्ट्री Y कंज्यूम कर लेती है। फैक्ट्री Y का कैश इनफ्लो हाँ है, कैसे? कपड़ा बेचते हैं। तो फैक्ट्री X जब कैश फ्लो ही नहीं कमा रही तो ये एक अलग CGU है या दोनों को मिला के एक CGU बोलेंगे? अब इस पे डिपेंड करता है कि जो X धागा बना रही है, बेशक वो सारा धागा Y ही क्यों यूज ना करता हो,
लेकिन क्या ये बाहर बेच सकती है या नहीं? अगर बेच सकती है तो इसको कहते हैं कि फैक्ट्री एक्स के आउटपुट की एक्टिव मार्केट मौजूद है। अगर इसके आउटपुट की एक्टिव मार्केट नहीं है फिर तो दोनों मिला के एक सीजीयू है, क्योंकि ये धागा बनाएगा। देखें, अगर ये धागा बेच नहीं सकता तो इसका तो मार्केट से धागा मिलता ही नहीं है। फिर ये दोनों मिल के कपड़ा बेच के पैसा कमा रहे हैं, तो फिर सीजीयू क्या होगा? दोनों मिला के। लेकिन अगर ये धागा जो बनाते हैं वो मार्केट में बेच सकते हैं क्योंकि एक्टिव मार्केट अवेलेबल है, बेशक वो सारा धागा वाई को दें, चाहे आधा वाई को आधा मार्केट में बेचें, जितनी मर्जी परसेंटेज रखें, अगर इसके आउटपुट की एक्टिव मार्केट मौजूद है तो फिर ये दोनों अलग अलग सीजीयू माने जाएंगे। बेशक एक्स कोई धागा मार्केट में ना बेचे, लेकिन बेचना चाहे तो बेच सकते हैं ना, तो इसलिए ये दोनों अलग अलग सीजीयू माने जाएंगे। अच्छा, अब जब इनको अलग सीजीयू मानना है तो एक्स की वैल्यू यूज कैसे निकालेंगे? इसकी तो सेल्स ही नहीं है। नहीं, एक्स सारा धागा बना के, अच्छा बात पहले दोबारा सुने, अगर इसके आउटपुट की कोई एक्टिव मार्केट नहीं है, सारा आउटपुट यही करता है, तो फिर सीजीयू क्या हुआ? दोनों मिला के कंबाइन एक सीजीयू है। जाग रहे? लेकिन अगर इसके आउटपुट की एक्टिव मार्केट है, एक्टिव होके बैठे जरा, अगर इसकी एक्टिव मार्केट है, बेशक ये सारा का सारा वाई ही क्यों ना इस्तेमाल कर ले, बेशक ये ना बेचे बाहर मार्केट में, लेकिन अगर एक्टिव मार्केट मौजूद है तो उसका एक्टिव मार्केट का मौजूद होना ही काफी है। अब ये अलग सीजीयू और ये अलग सीजीयू, जब ये अलग सीजीयू तो उसकी वैल्यू यूज कैसे निकालें? इसकी तो सेल्स ही नहीं होंगी, मार्केट वैल्यू को उसकी सेल समझ लेंगे। जैसे अगर ये इसको जो धागा बेच रहा है उस धागे की कोई मार्केट वैल्यू तो होगी ना, तो उस मार्केट वैल्यू की इसकी सेल्स मान लेंगे और इसकी परचेजेस क्या मानेंगे? वही जो उसकी सेल मान रहे होंगे वही उसकी परचेजेस मान लेंगे। लेकिन ये सिर्फ वैल्यू यूज की कैलकुलेशन के लिए हो रहा होगा। तो अगर दो फैक्ट्रीज आपस में एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं लेकिन एक का आउटपुट की मार्केट मौजूद है, तो बेशक ये सारा का सारा यही क्यों ना इनपुट कर जाए, फिर भी ये दो अलग अलग सीजीयू होंगे। पेज नंबर 6 पॉइंट नंबर 3, अभी 2 पढ़ा था ना, उसके नीचे 3, पेज के तकरीबन मिड में पॉइंट नंबर 3। पेज नंबर 6, अभी जो 2 पढ़ा था, अगर किसी ने पढ़ा था तो उसके नीचे पॉइंट नंबर 3। हाँ जी, ओके, हाँ जी। इसकी सेल्स क्या मानेंगे? इसके प्रोडक्ट की मार्केट वैल्यू। फर्ज करें ये 1000 यूनिट बना के इसको देता है, तो 1000 यूनिट इंटू जो मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस 200 रुपए, 1000 यूनिट्स इंटू 200 रुपए, उसको इसकी इनफ्लोज मानेंगे और 1000 यूनिट्स इंटू 200 रुपए को इसकी परचेज मान लेंगे, आउटफ्लो। हो सकता है कि ये इसको बेच के कुछ 30 रुपए चार्ज भी कर लेता हूं, मुफ्त में नहीं हो सकता, आप इसमें प्राइस चार्ज कर लें, इसको ट्रांसफर प्राइस कहते हैं। वो कह रहे हैं कि जी इसकी आप इसमें अगर ट्रांसफर प्राइस है ना, आप उस ट्रांसफर प्राइस को लिफ्ट नहीं करानी, जो मार्केट प्राइस है वो लेनी। ये लिखा हुआ ट्रांसफर प्राइस कहते हैं एक फैक्ट्री दूसरी फैक्ट्री को अपना सामान जितने पे बेचे, तो वो कह रहे हैं मार्केट प्राइस को आप लिफ्ट कराएं, ट्रांसफर प्राइस को लिफ्ट ना कराएं। वो कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, जरूरी नहीं कम हो, ज्यादा भी हो सकती है, टैक्सेशन के मसले हो सकते हैं, एक ही बिजनेस अलग अलग चीजें बना सकते हैं टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ट्रांसफर प्राइस को रहने दें, मार्केट प्राइस यूज करें, ये इसमें लिखा हुआ। अच्छा, अब आपने करना ये है, अभी ना मैं ऑनलाइन वालों के लिए मैंने पहले भी कहा था कि मैंने क्लास को तोड़ा करूंगा, तो ये बात चूंकि एक जैसी चल रही थी इसलिए मैंने इस क्लास को लंबा कर लिया, दूसरी बस घंटे से पहले खत्म कर देता हूँ। तो मैं अब क्लास लेक्चर 6 ये क्या हुआ यार, लेक्चर 5, तो मैं 6 बनाता हूँ। आपने करना ये है, मेहरबानी आपकी, कि क्वेश्चन नंबर 2 ये आपने ना कल जो लोग क्लास में आ जाएं इस क्वेश्चन 2 को सारा पढ़िएगा। अब जो बाकी पॉइंट्स रह गए वो इसी के इर्द गिर्द घूम रहे हैं कि एक फैक्ट्री से जो बन रहा है वो दूसरी फैक्ट्री इस्तेमाल कर रही है। क्वेश्चन 2 सारा पढ़िएगा, इसका सोल्यूशन पढ़िएगा और फिर कल इसकी मैं एक समरी डिस्कस करता हूँ। अभी मैं लेक्चर 6 बनाता हूँ और उसमें न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है? लेक्चर 6 बना रहा हूँ मैं।